हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपने प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में आप लोगों की एडुकेटर रीटा रानी आप लोगों के साथ में अकाउंटिंग के पीवाईक्यूज को यहाँ पर कवर कर रही हूँ, जहाँ पे हम लोग क्या कवर करेंगे, अब दिसंबर 2015 के पीवाईक्यूज को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग अपने आज के सेशन को। तो जून 2015 के पीवाईक्यूज को यहाँ पे कवर करेंगे। होपफुली आपने पहले की जो वीडियोस हैं उनको क्या किया होगा, कवर कर लिया होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। तो ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप दिसंबर 2015 के क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ ए फिक्स एसेट। एक फिक्स एसेट को क्या किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है। तो जब फिक्स एसेट को क्या करा, परचेज करा, तो उसके ऊपर उसके लिए क्या लिया, लोन लिया। अब उसकी वो लोन लिया तो उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट की क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये क्या ट्रीट होता है, तो देखिए ध्यान से। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो किस के लिए किया जाता है, जो मेंटेन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो कौन से नेचर का होता है, रिकरिंग नेचर का होता है, जो रोजाना किया जाता है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जो एसेट को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो एसेट की इंप्रूवमेंट करता है या फिर एसेट्स के अंदर इंक्रीज करता है, और ये खर्चा क्या होता है, कभी कभार किया जाता है, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, ये क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्या कहलाता है बच्चा मेरे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो तो आप लोगों ने क्या लिया, लोन लिया एसेट को परचेज करने के लिए, अब उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये क्या बनता है, ये हम लोगों के पास में कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। नॉर्मल अगर इंटरेस्ट पे किया जाता है तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बट एसेट के साथ में जुड़ा हुआ जो भी खर्चा होता है, ठीक है, एसेट को परचेज करने से रिलेटेड, उसकी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ड्यूल एस्पेक्ट जो होता है वो क्या बताता है, ड्यूल एस्पेक्ट डबल अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, वो क्या बताता है, एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है हम लोगों के पास में, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस में लायबिलिटीज रहता है। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये ड्यूल अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। पहला है मेटेरियलिटी कंसेप्ट, ये क्या कहता है, जितने भी मटेरियल थिंग्स हैं उसको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। और ये क्या है, एक्सेप्शन है किसके, डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के। डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि सभी बातों को डिस्क्लोज करना है, बट ये क्या कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है उनको क्या करना है, शो करना है। तो ये इंपॉर्टेंस के ऊपर फोकस करता है, तो रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट। तो A4 से कनेक्ट होते हैं, हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। बाकी फिर भी हम इसको चेक करते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, जो हमारा बिजनेस है वो क्या चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। तो एक इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन होती है फॉर द फर्म लॉन्ग लेंथ। अब बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, बट प्रॉफिट और लॉस को हम लोग एक अकाउंटिंग पीरियड में डिटरमाइन कर लेते हैं विद इन ए 1 ईयर। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है वो किसके ऊपर करना है, पास्ट प्राइस पे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो एक नॉर्मल बेसिस होता है अकाउंटिंग एसेट को रिकॉर्ड करने का, और ये क्या है, कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है अकाउंटिंग की। इसी की वजह से क्या अराइज हुआ है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग अराइज हुआ है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होता है, जहां पे जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं उसके लिए इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होती है। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है, सेम मेथड को क्या करना है, अगेन एंड अगेन फॉलो करना है। तो एक कंसिस्टेंसी कंसेप्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन से वाला होता है, प्रूडेंस कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, जो क्या कहता है, होने वाले लॉस को पहले से ही मान के चलेंगे, बट प्रॉफिट को पहले से नहीं लेकर चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एक्स लिमिटेड हैज ए लिक्विड रेशियो ऑफ 2:1। तो लिक्विड रेशियो का जो फॉर्मूला रहता है, लिक्विड रेशियो जो होता है ये क्या कहलाता है, क्विक रेशियो भी होता है। इसका जो फॉर्मूला रहता है वो क्या होता है, क्विक एसेट्स या फिर लिक्विड एसेट। तो क्विक एसेट्स डिवाइड बाय क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है।
ठीक है। तो अगर जो स्टॉक है वो 40,000 का है, करंट लाइबिलिटीज 1 लाख की है, तो करंट रेशो क्या होगा? तो लिक्विड रेशो कितने का है? 2:1 का है। क्विक एसेट्स को हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, तो जो करंट लाइबिलिटीज यहाँ पे है आप लोगों के पास में है वो कितने की गिवन है? करंट लाइबिलिटीज जो है वो 1 लाख की गिवन है। ठीक है, तो जो हम लोगों के पास में क्विक एसेट्स आ जाएंगे वो कितने की आ गई? 2 लाख की क्या आ गई? क्विक एसेट्स आ गई। हम लोगों को भली भांति पता है जब क्विक एसेट्स के अंदर क्या जोड़ दिया जाता है? स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को जोड़ दिया जाता है। स्टॉक को एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को ऐड ऑन कर दिया जाता है, तो क्या निकल आती है हम लोगों के पास में? करंट एसेट्स आ जाती हैं। ठीक है जी, तो हम लोग 2 लाख के अंदर क्या ऐड कर देंगे? 40,000 को, तो करंट एसेट्स कितने की आ जाएंगी? 2,40,000 की आ जाएंगी। तो करंट रेशो क्या रहेगा? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितने की हैं? 2,40,000 की हैं, और करंट लायबिलिटीज जो है वो कितने की हैं? 1 लाख की है। तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास में? 2.4 टाइम्स जो रहेगा ये क्या हो जाएगा? करंट रेशो हो जाएगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ थंब क्या कहता है? लिक्विड रेशो का रूल ऑफ थंब कैसा होना चाहिए? 1:1 होना चाहिए। और करंट रेशो का रूल ऑफ थंब क्या है? रेशो कैसा होना चाहिए? 2:1 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप लोगों के पास में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। तो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर किया जाता है विद द परफॉर्मेंस ऑफ सेम फर्म विद द प्रीवियस ईयर। तो जब क्या किया जाता है? सेम फर्म का कंपैरिजन किया जाता है, तो फर्म का फर्म के साथ ही कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो ये क्या कहलाता है आप लोगों के पास में? जब एक फर्म का फर्म के साथ कंपैरिजन किया जाता है तो ये ट्रेंड एनालिसिस होता है, या फिर आप लोगों के पास में हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, या इंट्रा फर्म होता है, या ऑल ऑफ अबव। तो ये डी जो ऑप्शन रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। जब एक फर्म को हम लोग क्या करते हैं? सेम करंट ईयर की परफॉर्मेंस को प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोला जाता है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बोला जाता है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती है, तो जहां पे कंपेयर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के साथ में, तो ये ट्रेंड एनालिसिस कहलाता है या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, और वर्टिकल को स्टैटिक एनालिसिस बोलते हैं, या इंट्रा फर्म कंपैरिजन होता है क्योंकि सेम फर्म का कंपैरिजन किया जा रहा है। तो मीनिंग ऑफ इंटर फर्म कंपैरिजन, जब जो कंपैरिजन होता है वो विद इन 2 फर्म्स होता है, 2 फर्म के बीच में कंपैरिजन होता है, तो वो क्या कहलाता है? इंटर फर्म कंपैरिजन कहलाता है। ठीक है, तो इंटर फर्म कंपैरिजन होता है, तो ये क्या कहलाता है? वर्टिकल एनालिसिस होता है, या फिर हम लोगों के पास में क्या कहलाता है? वर्टिकल जो होता है वो स्टैटिक एनालिसिस होता है। ठीक है, तो इंटर फर्म कंपैरिजन मींस है कंपैरिजन ऑफ 2 और द मोर सिमिलर बिजनेस यूनिट को हम लोग कंपेयर करते हैं ताकि कॉम्पिटिटिव पोजीशन का पता चल सके। तो ये क्या होता है? इंटर फर्म कंपैरिजन होता है। और इंट्रा फर्म क्या होता है? सेम फर्म का कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस को करंट ईयर के साथ में, तो ये क्या कहलाता है? इंट्रा फर्म कंपैरिजन होता है। तो एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या हो जाएगा? जहां पर क्या होता है? सेम फर्म का हम लोग क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। करंट ईयर की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन किया जाता है किसके साथ में? प्रीवियस ईयर के साथ में, तो वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। और जो हॉरिजॉन्टल होता है ये HD याद रख लेना, ये डायनेमिक एनालिसिस होता है। और जो वर्टिकल एनालिसिस होता है ये स्टैटिक एनालिसिस होता है। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग बेस से कंपेयर करते हैं। ठीक है, एक बेस से कंपेयर किया जाता है एक कॉमन आइटम से। यहाँ पे मैं इसको 2 फर्म ना कहकर विद इन द, देखो इंट्रा फर्म में तो सेम फर्म को कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो इंटर फर्म क्या हो जाएगा? 2 और द मोर सिमिलर को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन जो वर्टिकल एनालिसिस होगा ना, इसको वर्टिकल का नाम ना दे हम लोग, तो जो वर्टिकल एनालिसिस होगा ना, ठीक है, विद इन द 2 फर्म कंपैरिजन होता है, तो ये क्या होता है? इंटर फर्म कंपैरिजन होता है। इतना ही कवर कर लो यहाँ पे। ठीक है, और जब सेम फर्म का कंपैरिजन किया जाता है तो वो क्या होता है? इंट्रा फर्म होता है।
ठीक है। और वर्टिकल एनालिसिस में क्या होता है, एक बेस आइटम से कंपेयर करते हैं हम लोग, ठीक है, एक बेस से कंपेयर करते हैं, तो वो क्या होता है, वर्टिकल एनालिसिस होता है। तो इट रेफर्स टू द कंपैरिजन ऑफ एन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन पीरियड टू द बेस अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, एक पीरियड का दूसरे पीरियड के साथ में करते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, सही था वैसे वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कि सेम फर्म का ही कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एब्सोल्यूट फर्म में दिखाया जाता है, ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, ठीक है। ये क्या बताता है, ग्रोथ और ट्रेंड एनालिसिस भी इसका नेम हो जाएगा ना, क्योंकि सेम फर्म को कंपेयर कर रहे हैं तो ट्रेंड बताता है। तो इसका पर्पस क्या होता है कि कितना चेंज हुआ है। लेकिन जो वर्टिकल एनालिसिस होती है वहां पे क्या किया जाता है, कॉमन आइटम से कंपेयर किया जाता है, ये वर्टिकल एनालिसिस होता है, ठीक है। ये हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने के अंदर, डिटरमाइन करने के अंदर फ्यूचर रिलेटिव प्रोपोर्शन को, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे एक कॉमन के साथ बेस, जैसे कि एसेट्स को टोटल एसेट्स के साथ में टोटल ऑफ जो भी बैलेंस शीट का टोटल है उसके साथ में कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये वर्टिकल एनालिसिस होता है, ओके। सेम फर्म का कंपैरिजन करें अलग अलग पीरियड में तो वो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एक फर्म का एक बेस, कॉमन अकाउंटिंग बेस के साथ में कंपेयर करें कॉमन आइटम के साथ में तो वो वर्टिकल एनालिसिस रहता है, ठीक है। सो ये ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए बिजनेस इज परचेज, जब एक बिजनेस को खरीदा जाता है तो एन अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ टोटल एसेट माइनस द लायबिलिटी टेकन, तो जो परचेज कंसिडरेशन है वो क्या किया गया है, ज्यादा पे कर दिया जाता है। तो परचेज कंसिडरेशन जो पैसा पे किया गया है वो क्या है, द अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ टोटल एसेट, तो वो क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या है, ज्यादा है। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला रहता है, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी होता है। अगर परचेज कंसिडरेशन क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड से ज्यादा है तो वो क्या शो करता है, अगर ज्यादा पे किया जाता है तो वो गुडविल को शो करता है, और अगर वो कम पे किया जाता है तो वो क्या होता है, कैपिटल रिजर्व होता है। तो ज्यादा पे किया गया है तो ये गुडविल है, कम पे किया होता है, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ज्यादा है और कम पे किया जा रहा है परचेज कंसिडरेशन तो वो कैपिटल रिजर्व होता है। शेयर प्रीमियम क्या होता है, जब शेयर को मोर देन फेस वैल्यू के ऊपर इशू किया जाता है तो वो क्या होता है, शेयर इशू एट प्रीमियम होता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, डेली ऑपरेशंस के लिए जो फंड रिक्वायर्ड होता है वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। ये प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द करेक्ट कोड रिगार्डिंग द सोर्सेज ऑफ फंड फॉर ए फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है जो क्या बताती है, फंड में जो चेंजेस हुए हैं, फंड का मतलब वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस होते हैं उसको बताती हैं। तो वो सभी एक्टिविटीज याद रखिएगा, वो सभी एक्टिविटीज जिससे वर्किंग कैपिटल बढ़ती है वो सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं, वो सभी एक्टिविटीज जिससे वर्किंग कैपिटल कम होती है वो क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड होते हैं। बट बैलेंसिंग फिगर के लिए मैंने क्या बताया, वो सभी एक्टिविटीज जिससे वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो गई वो सोर्सेज ऑफ फंड, वो सभी एक्टिविटी जिससे वर्किंग कैपिटल कम होती है वो एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। बट बैलेंसिंग करने के लिए जो सोर्सेज ऑफ फंड में क्या शो किया जाता है, शो किया जाता है, याद रखिएगा शो किया जाता है। सोर्सेज ऑफ फंड में किस चीज को शो किया जाता है बैलेंसिंग करने के लिए, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को शो किया जाता है। और एप्लीकेशन ऑफ फंड में किसको शो किया जाता है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को शो किया जाता है बैलेंसिंग करने के लिए जस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या पूछा गया आप लोगों से, सोर्सेज ऑफ फंड के बारे में पूछा गया है। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वो सभी एक्टिविटीज जो वर्किंग कैपिटल को बढ़ा रही हैं वो सोर्सेज ऑफ फंड। बट बैलेंसिंग के लिए इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को कहाँ डाला जाता है, एप्लीकेशन साइड पे डाला जाता है। तो ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। समझ में आ गया ना, देखो जैसे कि सोर्सेज जो साइड है वो ऑलरेडी ज्यादा आ गई है, ठीक है, ये साइड जो है वो ऑलरेडी ज्यादा है, तो बैलेंसिंग करने के लिए उस अमाउंट को कहाँ डालेंगे, एप्लीकेशन में डालेंगे। सोर्सेज साइड ज्यादा थी मतलब कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई थी, लिखा कहाँ जाएगा, एप्लीकेशन साइड पे बैलेंसिंग करने के लिए उसको लिखा जाएगा ताकि दोनों का अमाउंट बराबर हो जाए, ठीक है। तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को सोर्सेज साइड में शो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट हो जाएगा, ओके। एंड इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द एक्विजिशन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग, तो ये दोनों ही नॉन करंट अकाउंट है, तो दोनों चीजें नॉन करंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फंड फ्लो में वो एक्टिविटीज आती हैं जिसमें दोनों चीजें जो होती हैं
वो अलग अलग अकाउंट होने चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए, दूसरा नॉन करंट अकाउंट होना चाहिए, बट यहाँ पे दोनों नॉन करंट है तो ये नहीं होगा। चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो ये क्या होगा, सोर्सेज ऑफ फंड में आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होती है जो बताती है रिलेटिव पोजीशन को, फंड की पोजीशन को ओवर ए 2 पीरियड हॉरिजन। एनालाइज करते हैं सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड को। सोर्सेज ऑफ फंड वो सभी एक्टिविटीज जिससे वर्किंग कैपिटल बढ़ी, वो क्या होती हैं, सोर्सेज ऑफ फंड। शेयर को इशू किया, डिबेंचर को इशू किया, कैश से कैश आ गया, वर्किंग कैपिटल बढ़ गई। एसेट को बेचा, कैश आया, वर्किंग कैपिटल बढ़ गई। लॉन्ग टर्म लोन को रेस किया, कैश आया, वर्किंग कैपिटल बढ़ गई। तो ये क्या होगा, सोर्सेज ऑफ फंड आप लोगों के पास में होता है। एप्लीकेशन ऑफ फंड वो सभी एक्टिविटी जिससे वर्किंग कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो वो क्या कहलाता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। ठीक है, तो रिडम्पशन ऑफ शेयर्स हो गया, कैश जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, कैश जाएगा। रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, कैश जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड। टैक्स डिविडेंड पे करे, टैक्स पे करे, कैश जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड। बट बैलेंसिंग के लिए सोर्सेज साइड ज्यादा आ गई, इसकी अमाउंट ज्यादा आ गई, तो इसको बैलेंस करने के लिए अमाउंट कहाँ लिखती जाएगी, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को एप्लीकेशन साइड पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन साइड ज्यादा आ गई, कैश ज्यादा चला गया, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होगा, तो शो कहाँ किया जाएगा, सोर्सेज ऑफ साइड पे। और एक ये याद रखिएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन सोर्सेज ऑफ फंड में आता है, और एक फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन कहाँ पे आता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड में आता है। कैश फ्लो फंड फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को बताती है, फंड फ्लो जो फंड के आउटफ्लो एंड इनफ्लो को बताती है। कैश फ्लो कैश बेसिस के ऊपर वर्क करती है, फंड फ्लो एक्यूरल बेसिस पे वर्क करती है। जैसे ट्रांजैक्शन अकर होगी उसको रिकॉर्ड कर दो। कैश शॉर्ट टर्म एनालिसिस को बताती है, फंड फ्लो लॉन्ग टर्म एनालिसिस को बताती है। कैश फ्लो में कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को देखा जाता है, दो साइड होती हैं। फंड फ्लो की दो साइड, सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, कैश फ्लो के अंदर ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। फंड फ्लो में ना ही कोई ओपनिंग बैलेंस होता, ना ही कोई क्लोजिंग बैलेंस होता है। कैश फ्लो इट इज ए कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सप्लेनेटरी नोट और कैश फ्लो आता है। बट जो फंड फ्लो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन के चेंजेस के रीजन को, और ये कैश के चेंजेस के रीजन को बताता है। तो ये था अभी का हम लोगों का सेशन, बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू टू एवरीवन।